गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, और जो लोग यूजीसी एकेडमी पे देख रहे हैं उन सबका भी स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अभी जो हम यहाँ पे पार्ट कर रहे हैं वो है यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 के लिए, और यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये जो सेशन चल रहा है 2022 के प्रश्नों को करवा रहा हूं मैं, और जो पार्ट आप देख रहे होंगे ये पार्ट नंबर 17 है, ठीक है। और यहां से जो पार्ट सब्जेक्ट चल रहा है, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए है कि ये जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। किसका है? इन्वायरमेंट वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपके लिए है। अब मैं करता हूं आप सबका स्वागत। गुड मॉर्निंग। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग। तो यहां से याद रखिएगा, हम यहां से प्रत्येक दिन 9 बजे 9 AM पर यहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास चलती है टीचर्स एकेडमी पे, और यहां पर 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसके पहले के पेपर हो चुके हैं, 2022 के पहले के पेपर मैंने और करवा दिए हैं, 2022 का पेपर चल रहा है, और ये भी एक आध लेक्चर में ये भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। यहां से अंजलि, सोनी, सुधीर अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी अलग अलग लोग जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। और इस लेक्चर को जो लोग बाद में देख रहे होंगे वो थोड़ा कंजूसी करते हैं कि इसमें कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट भी करिए ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वहां भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आई तब भी कमेंट करिए। कुछ क्वेश्चन पूछने बाद में किसी को लगता है क्वेश्चन पूछना तो यू कैन, ठीक है, मैं उसमें कमेंट्स पे फिर आपको रिप्लाई करूंगा, ये करता हूं, ठीक है। आरती कुमारी जी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग जो लोग बाद में जुड़ेंगे उन सबको भी गुड मॉर्निंग होगा। आइए, क्वेश्चन नए क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं हम लोग। यहां से देखते हैं नए क्वेश्चन के हिसाब से, जल का प्रकाश विद्युत रासायनिक अपघटन, ठीक है, किसके लिए होता है, क्यों किया जाता होगा? हाइड्रोजन उत्पन्न करने हेतु, जल से रोगाणुओं को हटाने हेतु, और जल से धातुओं को हटाने हेतु, जल से तेल एवं ग्रीस को हटाने हेतु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें करिए। इसमें एक चीजें मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, और भी चीजें। जो लोग बाद में जुड़ेंगे सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करिए, यहां से जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम जल का अपघटन करेंगे, जल का अपघटन कैसे करते हैं? तो जल के अपघटन के लिए गुड मॉर्निंग, यहां मान लीजिए जल रखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो हम क्या कहते हैं, इसमें एनोड और कैथोड नहीं अगर जानते होंगे कोई बात नहीं, जान लीजिए कि इसमें क्या है, दो छड़े लेते हैं अलग अलग मटेरियल की। यहां दो छड़े हो गई, ठीक है, और इस पे हाई पोटेंशियल का प्लस माइनस हम करंट क्या करते हैं, इसमें से भेजते हैं, ठीक। भेजने पे क्या होता है, जल अपघटित होता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसको अपघटन करेंगे H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि है क्या। फिर इस पे क्या करते हैं, जल अपघटित करके यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं। यहां से किसके लिए? हाइड्रोजन प्राप्ति के लिए। और ये क्या, ये अगर हम जल से प्राप्त कर रहे हैं तो ये हरित हाइड्रोजन होगा। कैसा होगा ये? हरित हाइड्रोजन होगा, हरित हाइड्रोजन, ठीक है। हरित हाइड्रोजन, कलर सबका सेम होगा, जितने हाइड्रोजन सबका कलर सेम होगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, हरित हाइड्रोजन। और जल का अपघटन कैसे करते हैं, और भी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सनलाइट भी करवाते हैं, लेकिन इसके लिए उच्च विभव मतलब उच्च जो करंट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब साइंटिस्ट इसको कैसे करता होगा, ये साइंटिस्ट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ सनलाइट और जल, जो प्रकृति में जल मिला है उसको अगर अपघटित करते वो भी ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन अगर समुद्री जल का करेंगे तो उसे ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, समुद्री जल, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर हम कोयले को जला करके ऊर्जा की प्राप्ति करें और तब इसका अपघटन करवाएं वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है, ग्रे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब ये तो हमने कहा, यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से ये देख लिया। एक और आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, जब जल की अशुद्धि होती है और जल कठोर होता है, ठीक है, याद रखना है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। जब जल की अशुद्धि होती है और जल कठोर होता है तो यहां से याद रखिएगा, जो कठोर जल होता है, और कठोर जल किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। अब इसके कार्बोनेट, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका भी जल अपघटन करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी जल का अपघटन करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो ये दो चीज आप याद रख सकते हो कि जल का अपघटन करते क्यों है, तो हाइड्रोजन की प्राप्ति और जल की कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो किसी संगठन कर्मचारियों के लिए, यहां देखो ये चीज बुक में क्या है, रॉन्ग थी, ठीक है, यहाँ पे बुक में ये रॉन्ग था, इसलिए हिंदी में क्या है, रॉन्ग लिखा था। इंग्लिश में क्या है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बोला गया है, ठीक है, एक बार रुक जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल के में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा सकता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, मैं क्वेश्चन देखूं क्या है, जस्ट मिनट। एक मिनट वेट करिए, कहाँ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जस्ट मिनट डियर स्टूडेंट्स। तो रियल, हाँ क्या है क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या ये ग्रीन हाउस गैस का क्या ये प्रभाव दिखाता है, क्या ये प्रभाव दिखाता है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ए है, ठीक। ये बुक में भी रॉन्ग लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाता है। कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना सकता है और मीथेन CH4 की सांद्रता को भी प्रभावित करता है। दोनों स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न, हाँ, हाइड्रोजन को सौर ऊर्जा के उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जब जल का अपघटन करेंगे तब, ठीक है, जल का अपघटन करेंगे तो उसकी वजह से जो हम लोग हाइड्रोजन की प्राप्ति करेंगे उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए आप सब। तो यहां से अगर हम बात करें कार्बन, याद रखिएगा जब हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो इफेक्ट होती है वो डालती है, इसमें हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनकी हमने बात करी है। और इसी में अगर हम क्रम में चले जाएं तो यहां से हमने बात करा है कि ओजोन है और क्या होता है, जल वाष्प होते हैं, ठीक है, जल वाष्प जो होते हैं उनकी बात करें, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं दिखाते। तो स्टेटमेंट ये फर्स्ट वाला, ए वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रकृति में जो CH4 है, जो यहां से मीथेन गैस है, इसकी सांद्रता को भी, इसकी सांद्रता या इसके घनत्व को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रीजन इसका क्या होगा, सही होगा। तो असर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है, ये याद रखना है। तो यहां से ए क्या है, ए सही नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं दिखाता। आप सबको अगर याद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने कहा कि धूम कोहरा के बनने में क्या करता है, ये सहायक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था, उसमें VOC पार्टिकल्स लिए थे, ठीक है, सनलाइट लिया था, ये सब अगर आपको याद हो, जिनको याद नहीं होगा तो ये जो लेक्चर नंबर आज का चल रहा है ये 17वां चल रहा है, इसके पहले के आप अगर वीडियोस देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आर, एक मिनट, ऑप्शन कहां गया, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ये गलत होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, आर सही है, ठीक। चलिए या इसका क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे है, ये क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिया गया है, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान सहस्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किए गए। संधारणीय विकास लक्ष्य SDG, ये तो ऊपर हुआ, यहां से SDGs की बात करें 2015 में अपनाए गए थे और 2016 में लागू हुए थे। उपयुक्त कथनों के इसमें बताना है कौन सा सही है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, आप सब क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। 2 का सी, अंजलि, बाकी लोग बता रहे हैं यहाँ पे, तीसरे का जवाब दीजिए आप लोग। तीसरे का ए, और लोग बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया है, थोड़ा सी ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जब मैंने बताया आपको कि सन 2000 में आप जाओगे तो यहाँ पे MDG आया था, ठीक, कब तक लिए आया था, 15 साल के लिए।
कब तक के लिए? 2015 तक के लिए। 2015 मतलब क्या? पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन में एसडीजी की संकल्पना आई थी, इसको लिया गया था, आई थी, लागू करवाए 2016 से। संधारी विकास लक्ष्य इसलिए अपनाए गए थे भाई, बिल्कुल अपनाए जाएंगे, क्योंकि 2016 जब हमको पता है कि 2015 में एमडीजी खत्म हो जाएगा, तो हम पहले ही बात करेंगे ना, अपनाएंगे ना कुछ चीजें कि हाँ हम फ्यूचर में बता दिया कि भैया ये चीजें हमें फ्यूचर में लागू करनी। कब लागू करनी? 2016 से। पर जितनी चीजें हैं उसको सारे देश उसमें साइन कर दिए ना कि हम मान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक, गलत मत करिएगा। तो 2030 तक के लिए जाएगा। लागू पुस्तक लागू कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है 1 जनवरी 2016 से लागू हो रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिए, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे? सही, ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी सूची एक तरफ दिया है जल प्रदूषक है और दूसरा दिया है कि यहाँ पे सूची उसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, प्रक्षालक मतलब होता है डिटर्जेंट। ठीक है, जो डिटर्जेंट आप यूज करते हो, टिकिया डिटर्जेंट, उसमें जो केमिकल्स मिले हैं उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, कार्बनिक रसायन रेडियोधर्मी रोग मूलक, ये क्या है? आयोडीन, प्रक्षालक, परजीवी या लवण। यहां जल्दी से बताना है आपको। चलिए बताइए, आप सब आंसर बताइए इसका जल्दी से। चौथा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्योंकि बहुत स्लो की नेटवर्क एरर रहता है तो वो आंसर लेट से आता है। जल्दी बताइए आप सब। देखिए, यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो नमक होता है, नमक, जब साधारण नमक की भी अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल है NaCl, ये नमक की अगर बात करें, ये क्या है? अकार्बनिक तत्व है। ये क्या होता है? अकार्बनिक तत्व होता है। अकार्बनिक तत्व की बात करें तो यहां मैच करवा दीजिए। जब अगर हम बात करें परजीवी प्रक्षालक आयोडीन, यहां से अगर हम लोग इधर चले जाएं, प्रक्षालक की बात करें, डिटर्जेंट की बात किया जाए। ठीक है, डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, यहां से जो डिटर्जेंट, जो साबुन आप यूज करते हो, साबुन आप यूज करते होंगे घर पे नहाने के लिए, तो वो बनता है ऑयल से। ठीक है, किससे बनता है? ऑयल से, तेल से। और इसमें खासकर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चीड़ के तेल से यूज करते हैं। आजकल तो जैसे वनस्पति, जो अलग अलग वनस्पतियां, घी मिलते हैं या ऑयल मिलते हैं, उससे भी बन जाते हैं। ठीक है, जो जितना अच्छा तेल होगा उतना सॉफ्ट क्या होगा उसमें? साबुन बनता है। जब डिटर्जेंट की बात करें तो ये होते हैं कार्बनिक तत्व, होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब हम रेडियोधर्मी की बात करें, रेडियोधर्मी के लिए एग्जाम्पल लिया हमारा क्या है? ये इधर अगर हम देखें तो गला है, गले में ग्वाइटर्स होते हैं, ग्वाइटर, और इस पे भी एक ग्रंथि होती है। ग्रंथि का नाम लिख के बताइए आप सब, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उस पे नाम लिख के बताइए। और उसको क्या करता है? रेडियोधर्मी प्रभावित करता है, और इसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। और रोग मूलक की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये यहां से देखा जाए तो परजीवी हुए। ठीक है, ए का क्या होगा? चौथा, ए का चौथा होगा, बी का दूसरा होगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, और यहां से डी का ये, तो डी आंसर होगा। और लोगों ने क्या किया? यहाँ पे डी आंसर कर रखा है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा गले में हमारे इसमें आंसर नहीं है मेरे पास अभी, जल्दी बताइए। थायराइड ग्रंथि होती है ना, तो थायराइड ग्रंथि को ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, आयोडीन की कमी होती है, थायराइड ग्रंथि नाश होती है, तो उसके लिए हम लोग अलग से टैबलेट लेते हैं। ठीक है, अलग से बाहर टैबलेट लेते हैं, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में फैला हुआ है तो हमारे थायराइड ग्रंथि पे क्या करता है? वो अटैक करता है। ठीक है, और नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड ग्रंथि बिल्कुल सही है, अंजलि यहाँ विश्वकर्मा जी बता रही हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ध्वनि प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की पहचान करना है। वाणी व्यवधान, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, श्रवणहास या श्वसन रोग, इसमें बताना है। अब इसमें से अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कॉमन सेंस। थोड़ा कॉमन सेंस अपना अप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा।
बताइए आप सब देखें। जब यहां से हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, वाणी व्यवधान, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, श्वसन रोग तो जिंदगी में नहीं हो सकता, श्वसन रोग तो हो नहीं सकता, श्वसन रोग हो नहीं सकता। ए बी सी, सॉरी, ए बी और ई, ठीक है, ए बी और ई, यहां पे जिसको चेक करना है सी वाले को, ठीक। उच्च रक्तचाप, ठीक है, अगर देखें यहां से कि उच्च रक्तचाप हो सकता है क्या, 6 का डी आंसर आ रहा है और लोग का, ठीक है। देखें जब यहां से बात करें हम लोग, वाणी व्यवधान होता है, श्रवणहास्य होता है, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा रोग, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां से क्या होगा आंसर अपना, डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से बताना है आप सबको, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्रीय मिशन है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, मरुस्थली संबंधी राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन। एक मिनट आप लोग वेट करिए, तो एक मिनट रुक जाइए, आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ क्या पूछ रही है, क्वेश्चन 5। चलिए आप सब जवाब दीजिए, सही है। मुझे लगा कहीं और के क्वेश्चन तो नहीं छाप दिया इसने। सही है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना की, तो आप सब जानते हैं कब आया था, 2008 में। लागू कब करवाए थे हमने, लागू करवाया था 2010 में। क्यों लागू 2010 में करवाया था, तो 1992 में हमको पता है क्या हुआ था, सीबीडी हुआ था। सीबीडी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्षरण को रोकना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2010 को क्या माना, वर्ष माना था, जैव विविधता वर्ष माना था। और हमने एक दशक लागू किया था, सन 2000 से लेकर के 2010 का एक दशक था ये। और 2010 को हमने क्या माना था, वैश्विक स्तर पर यूएनईपी ने माना है, इसको दशक माना था। और इस वर्ष को जैव विविधता वर्ष, तो हमने भी क्या किया, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर दी। 8 इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन रही है, राष्ट्रीय जल मिशन रहा है, सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन, लेकिन मरुस्थली संबंधी राष्ट्रीय मिशन क्या है क्या, ठीक है, इसमें जवाब देने की कोशिश करिए आप सब। यहां से अगर बात करें तो मरुस्थलीकरण को हमें यहां रोकने के लिए नहीं कहा गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। बी वाला, बी वाला जब हम इसमें कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से ए सी डी हो जाएगा। और इसमें महासागरीय संबंधी नहीं, ये भी नहीं है अपने इसमें, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। जब अगर बात करें इसके लिए मरुस्थलीकरण के, तो यूएनसीसीडी एक संस्था है, इसको ये देखती है मरुस्थलीकरण को, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो आप याद रखिएगा। यहां से आगे बढ़े, सौर ताल निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर तापीय ऊर्जा का संचयन करता है। प्रकाश वोल्टिसिल लवण प्रवणता की रचना करके सौर तापीय संग्रकों के प्रयोग द्वारा ताल के बड़े भाग को प्लास्टिक की सीटों से आच्छादित कर दिया जाता है। कई बार बताया है, इसको आप कर सकते हो, जल्दी से आप बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए आप सब। देखिए जब हम बात करते हैं सौर ताल की, सौर ताल की अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि इस तरह से क्या होते हैं, इनमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। लेयर्स किसकी होती है, तो जो कितना गाढ़ा जल इसमें भरा भरा गया है, अलग अलग सांद्रता वाला जल क्या किया है हमने इसमें भर रखा है, ठीक। अब क्या होता है, सनलाइट हम यहाँ से आने देते हैं, और जो अधिक सांद्रता वाला होता है उसको क्या करता है, प्रकाश को अधिक रोक पाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये इस पे हम इसे सेव कर लेते हैं, और इतना गर्म हो जाता है कि नहाने के लिए हम पानी यूज कर सकते हैं, या खाना बनाने जा रहे हैं तो उस पानी को नॉर्मल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है सौर ताल। तो इसमें क्या होगा, लवण प्रवणता की संरचना द्वारा, ये आंसर होगा। यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन O3 से सृजन व विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन उत्तरदायी है, ठीक है। सौर विकिरण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, इसमें जवाब देना है कौन सा होगा।
चलिए बताइए आप सब जल्दी से। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। अभी इसका आंसर बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ध्यान करें यहां से, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यहां से ए, बी और डी क्या क्या है देखो। यहां देखें सौर विकिरण, ए हो गया। यहां देखें क्या हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, और एक क्या होती है, क्लोरीन। इनकी बात किया जाए, ब्लैक कार्बन इतना हैवी होता है कि समताप मंडल पे नहीं पहुंच पाता। अमोनिया जो गैस है ये भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब एक एग्जांपल सुनिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बात करते पृथ्वी, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे है क्या, ये क्षोभ मंडल है, और ऊपर देखे तो क्या है, ये समताप मंडल है, ठीक है। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या मिलती है, ओजोन परत पाई जाती है। जब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली एक गैस रही जिसको CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी कौन सी, यहाँ पे क्लोरीन गैस। इसके अलावा याद रखिएगा, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसमें अगर देखें तो जैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत एक्टिव रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, इस परत में जितनी भी गैसें हैं, याद रखिएगा, जितनी भी गैसें हैं वो केवल और केवल क्षोभमंडल में पाई जाती हैं, ठीक, धूल पार्टिकल क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। लेकिन सोचिए यहाँ पे ओजोन लेयर इसमें कैसे पहुंच जाती है, वो अलग अलग प्रोसेस है जो अगर भी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे पहुंचने केवल औकात कुछ ही गैसों की है, जिसमें से एक आती है यहां पे CFC की, और एक आती है यहां नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड्स की। सौर विकिरण तो यहां से आ ही रहा होता है, जिसमें क्या होता है, यूवी रेज होती है, ठीक है, यूवी रेज, ठीक, तो ये याद रखिएगा। और जब आप एग्जाम्पल देखोगे, आप दो ही गैस आपको ठीक से देखने मिलेगी पूरे उसमें। इसको सौर विकिरण को हटा दें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके लिए काफी बेनिफिशियरी होते हैं, और क्लोरीन होती है, या क्लोरीन की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर हैलोजन ग्रुप में अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन, इन सब की अगर बात करें तो इनकी फैमिली मेंबर को हैलोजन बोलते हैं। ये भी इसको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चले तो आंसर क्या होगा अपना, ए, बी और डी। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। किसी रसायन विशेष के एक विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव से कार्यात्मक रूप से जुड़े होने अथवा न जुड़े होने का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया खुराक अनुक्रिया आकलन है। जोखिम की पहचान प्राप्त विषैले अभिकर्ता की खुराक और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव की घटना के बीच के संबंध के विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। पहला स्टेटमेंट है, किसी रसायन विशेष के विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव, अगर किसी का विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है, के कार्यात्मक रूप से जुड़े होने अथवा न जुड़े होने का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं क्या, अनुक्रिया आकलन कहते हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, जोखिम की पहचान करें, अगर हम जोखिम की पहचान प्राप्त विषैले अभिकर्ता की खुराक, अगर कोई विषैला पदार्थ अगर खा ले, प्रतिकूल स्वास्थ्य पर अगर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव की घटना के बीच के संबंध को विशिष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। दो चीज याद रखें, एक अनुक्रिया आकलन और एक क्या है, विशिष्टीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। इस पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहां से जो उत्तर है, ध्यान से सुनिए, इस चीज को ध्यान सुनिएगा। किसी रसायन विशेष के एक विशिष्ट स्वास्थ्य पर प्रभाव के कार्यात्मक रूप से जुड़े होने अथवा न जुड़े होने का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया को जोखिम लक्षण वर्णन को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, जोखिम के पहचान प्राप्त विषैले अभिकर्ता की खुराक और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव की घटना के बीच के संबंध को विशिष्टीकरण की प्रक्रिया नहीं कहते हैं। यहां पे कुल मिला के ये स्टेटमेंट है
दोनों को याद रखिएगा। अब की बार आप देख रहे होंगे कि 2022 का जो पेपर है इसमें कुछ चीजें आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री की चीजें पूछी जाती हैं। केमिस्ट्री चीजें में ये सब चीजें आपको कम इसमें नॉलेज होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये चीजें अगर नहीं भी आती, मैं पहले भी कहता हूं कि अगर 5 क्वेश्चन आता है, 5 में से आप अगर 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर ले जाते हैं इन्वायरमेंट के, अच्छी बात है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, और ऐसे क्वेश्चन आप कहीं भी बुक पे नहीं पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी का क्या है, यहां से ये उल्टा होगा, ये वाला अनुक्रिया आकलन जो होगा वो इस वाले में आएगा। ठीक है, और इसमें विशिष्टीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो इस वाले में आएगी। मतलब किसी रसायन विशेष के एक विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव के कारणात्मक रूप से होने अथवा न होने जुड़ने का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया को विशिष्टीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा, जोखिम की पहचान प्राप्त विषैले अभिकर्ता खुराक और प्रतिकूल स्वास्थ्य के प्रभाव की घटना के बीच संबंध के लिए इसको हम अनुक्रिया आकलन कहते हैं। दोनों ये अंतर है, बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, अब ये कहीं से आप चाहोगे ना कि कहीं पढ़ने नॉलेज आते, कहीं इसको लिख ले, वो कहीं मिलेगा नहीं। केमिस्ट्री की बुक भी उठाओगे वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब रिसर्च पेपर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये है, इस टाइप क्वेश्चन हो गए। जल में विलयित ऑक्सीजन डीओ का निम्न स्तर मानव उपभोग के लिए बुरा है। ऑक्सीजन की मांग वाले अपशिष्टों की उपस्थिति कारण हुआ होगा। मत्स्य व जलीय जीव के प्रति खतरा है। अवांछनीय स्वाद व गंध उत्पन्न कर सकता है। अवांछनीय स्वाद व गंध उत्पन्न कर सकता। अच्छा, 2 बार हो गया ये स्टेटमेंट हटा लीजिए। ठीक है, इसमें से ई वाला, अब इसमें से ई क्या रहा होगा पता नहीं, फिलहाल जो है वही जवाब दे लीजिए। जो डी वाला एक है ऑप्शन यहां पे कि क्या ये कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। उपयोग हो सकता है, ये ई कर लीजिए, ई ऑप्शन है ये। ठीक है, चलिए आप करिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप सब। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। देखें, ध्यान दें, जब अगर हम बात करें यहां से, ये ऑक्सीजन, विलयित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन मानव उपभोग के लिए बुरा है। मानव उपभोग के लिए बुरा है क्या? नहीं, क्योंकि मानव को ऑक्सीजन कहां मिलती है? नाक से मिलती है। उपभोग के लिए बुरा नहीं है, प्यास बुझ जाएगी उसमें। ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑक्सीजन मांग करने वाले अपशिष्टों की उपस्थिति कारण हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है, इसकी अपस्थिति कार्य होती ही है। मत्स्य व जलीय जीवों के लिए प्रति खतरा है, बिल्कुल सही बात है, इससे खतरा होता है। अवांछनीय स्वाद व गंध उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब यहां बीसी की बात करें, बी है, सी है, बिल्कुल सही बात है। आंसर डी भी सही होगा, आंसर डी भी सही होगा, और आंसर ई भी सही होगा। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के उपयोग हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें आंसर, इसमें जितने भी इसमें स्टेटमेंट है, यहां से आंसर गलत है। ये यूजीसी के पेपर ये बाकायदा वहीं से है। ठीक है, वेबसाइट से ही है। ये आंसर जिसमें जो लगाए गए वो गलत है क्या? समझिए, हम ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्टों कारण हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य व जलीय जीवों के लिए खतरा है, बिल्कुल सही बात है। अवांछनीय स्वाद पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात। गंध उत्पन्न होता है, बिल्कुल, क्योंकि सड़ गल रहे होते पदार्थ, बिल्कुल सही बात है। ये भी हो गया, सही है। डी ई वाला अगर हम देखें, जैसे मानव उपभोग कर सकता है, पी सकता, उसकी प्यास बुझेगी। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है उसको ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिलती है, और इसमें जो जल की आवश्यकता होती है इसकी जड़ों को, वो क्या करती है, जो जल होता है जो खनिज पदार्थों को घुला करके इसको पहुंचाता है। ऑक्सीजन से मतलब होता ही नहीं इसको यहां से। ठीक है, जल पहुंचाता है, तो ये आप बिल्कुल इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी, डी और ई।
बी सी, यहां पे क्या होगा डी एंड ई, ठीक है, ये आंसर आएगा फिर सी वाला, बी सी डी एंड ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित जीवाणुविक बीमारियां हैं? कॉलरा, हेपेटाइटिस, ये है टाइफाइड, ठीक है, पेचिस, और एक है सिस्टोसिस है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा होगा। सिस्टोसिस, ये रोग कौन सा होता है? एक मिनट रुक जाए, मैं भी देखता हूँ। बताएं आप सब जल्दी से। अच्छा, जो पानी होता है उसमें कभी सुने होंगे वार्म्स जो होते हैं, केचुआ, केचुआ मतलब वो टाइप ने जो लीवर उवर और हमारे माइंड में पहुंच जाते हैं, उनकी कृमि की बात करें, फीता कृमि, वो रोग होता है। यहाँ से देखें, जब अगर बात किया जाए निम्नलिखित में जलजनित जीवाणु, यहाँ से जीवाणुविक बीमारी, ये जीवाणु से पूछा है, तो सिस्टोसिस जो होती है ये किससे होता है? फीता कृमि से होता है। फीता कृमि ये तो होगा ही नहीं, वार्म्स होते हैं, ठीक है, वार्म फीता कृमि, ये तो नहीं होगा डी वाला आंसर। तो डी वाले कैंसिल कर दीजिए, डी वाला कैंसिल हो गया। ए बी सी, ए सी ई, ठीक है, तो यहां से ए सी, ए है, सी है, ए है, सी है, बी और ई को देख लेते हैं। यहां से जब टाइफाइड की बात किया जाए तो इससे होती है। फिर अगर बात करें यहां से पेचिस, पेचिस की बात किया जाए, और एक कौन सा हो गया इसको चेक करना है, बी वाले को, हेपेटाइटिस। ठीक है, यहां से आप सबका जवाब क्या आया है? हेपेटाइटिस होता है, टाइफाइड होता है, ओके। और बताएं, देखें तो यहां पे क्या है, इसमें बी वाला होगा, और यहां से ये नहीं होगा, ठीक है, वायरसेस की वजह से होते हैं, तो ये पेचिस नहीं होगा, ये क्या होगा आंसर ए, यहां से ए बी एंड दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण। सतह धरातल पर संस्तरों के नीचे उपमृदा में समानता निम्न स्तर पर कार्बनिक मात्रा और खनिज कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? सतह धरातल, धरातल संस्तरों के नीचे, मतलब संस्तर इस तरह से अगर बनी है मिट्टी के नीचे, उपमृदा में, मतलब नीचे अगर हम चले जाएं, ये सब उपमृदाएं कहलाती हैं। उपमृदा में समानता निम्न स्तर पर, एकदम नीचे कार्बनिक मात्रा और खनिज कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। दूसरा है उपमृदा समानता अपक्षयित चट्टान खंडों से निर्मित होती है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, किसका है? ज्योग्राफी। लेकिन क्या है ये? एक सब्जेक्ट पढ़ता है जिसको हम कहते हैं बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफिक पार्ट, उससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस पे बताने की कोशिश करिए आप सब। समस्या थोड़ी क्या होती है ना, जब साइंस बैकग्राउंड के आप ना रहिए तो आप सबको थोड़ा समझने में दिक्कत आती होगी, लेकिन मैं समझा रहा हूं, उसको आप पढ़ते चलिए, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मिनट मैं इसको सुधरवा दूं, क्योंकि ये मुझसे गलत हो गया है। एक मिनट, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ये मुझसे रॉन्ग हो गया है, इसको सही कर लीजिए, नहीं बाद में आप मुझसे गाली देंगे। ठीक है, कॉलरा जो होता है वो उसकी वजह से होता है। यहाँ से जो टाइफाइड होती है ये होती है क्योंकि यहाँ जीवाणु है, बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं। ये जो होता है ये भी होता है किसकी वजह से? जीवाणुओं की वजह से होती है, पेचिस बच्चों में होती है। जो हेपेटाइटिस होती है ना, ये वायरसेस की वजह से होता है, वायरसेस। ठीक है, वायरस की वजह से होता है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस। ये फीता कृमि है, वो मुझसे गलत हो गया है तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चले आगे है।
इसको देखिए, जल्दी से बताइए। नमस्कार सबको भाई, नमस्कार। देखिए ध्यान दें, जब अगर हम बात करें, अब यहां एकदम ध्यान समझिएगा, जब अगर हम बात करें इस तरफ से, यहां से मिट्टी की अगर बात करें, ये कई लेयर में पाई जाती है, ठीक है, ये कई लेयर में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो ये बड़े बड़े क्या होते हैं, यहां पे चट्टाने होती हैं। अब अगर देखें तो ये सब अगर पार्ट में देखा जाए, ये क्या है, अलग अलग लेयर है, ये सब अलग अलग लेयर है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स है, आपको दिख रहा होगा अलग लेयर। अब अगर देखा जाए तो इसी पार्ट में यहां पर इन पार्ट की अगर हम बात करें, यहां क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें, जब इनके साथ अगर जल, इनके साथ क्या मिलता है यहां पे, जल, जल के साथ जो लवण होता है, अब प्लस जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ हो गया, या यहां लवण को हम क्या कह दें, खनिज कह दें। जो खनिज पदार्थ है ये पानी के साथ मिलकर घुलकर कहां पहुंचते हैं, नीचे जाते हैं। ये पानी के साथ घुलकर कहां पहुंचेंगे, नीचे चलते जाते हैं। ये तो लेयर हो गई ऊपर वाली, ये होती है नीचे वाली लेयर्स होती है। अब एकदम नीचे नहीं जाएंगे हम, यहां पे इसलिए ए लेयर हो गई, बी लेयर हो गई, सी लेयर, ओ लेयर, इस तरह से होती है नीचे। यहां पे मान लो पहुंच गए, ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे पहुंच गए, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो यहां पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का सांद्रण और जो लवण है वो नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में, और उनका सांद्रतन मतलब इस वाले पार्ट में अधिक हो जाता है, इस वाले पार्ट में अधिक हो जाता है, ठीक है। अब देखें, लेयर का मतलब ये 2-4 किलोमीटर, लेयर का मतलब इतना इतना ऊपरी लेयर, ठीक है, बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं, जितना मेरा हाथ देख रहे हैं इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतह धरातल संरचनाओं की उप मृदा मतलब नीचे समानता निम्न स्तर पर कार्बनिक मात्रा और खनिज कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जल के साथ ये घुल घुल कर नीचे पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षालन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपक्षालन, ठीक है। अपक्षालन के कारण ये क्या होते हैं, नीचे पहुंचते हैं। और मिट्टी का निर्माण क्यों होता है, अपक्षालन मतलब क्या होता है, यहां से लेटराइजेशन बोलते हैं, पानी के साथ घुल घुल कर क्या होते हैं, नीचे पहुंचते हैं। अब मिट्टी के निर्माण कैसे करेंगे, उपमृदा समानता अपक्षयित चट्टानों की खंडों से निर्मित है, मतलब अपक्षालन से तो क्या हुआ, ये नीचे पहुंचे, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हुई ये क्या कहलाती है, अपक्षालन कहलाती है, जिसको लेटराइजेशन बोलते हैं। अब क्या है, ये मिट्टियां बनी कैसे होंगी, ये होती है चट्टान, ये क्या होती है, चट्टान। चट्टाने जो है इस पर ये चट्टाने टूट फूट के क्या करती है, ये मिट्टियों का निर्माण, ये अंदर वाली मिट्टियों का निर्माण कर रही होती है, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, यहां समझिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, का ये है अभिकथन और दूसरा क्या है उसका कारण। ये तो मिट्टी का निर्माण हुआ, और ऊपर वाला क्या है, कार्बनिक पदार्थ नीचे जा रहा है, वो अलग प्रक्रिया है। आर्सेशन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर कारण ऊपर वाले का सही नहीं है, ये समझ पाए होंगे आप लोग। तो यहां से क्या होगा, ए आर दोनों सही है, लेकिन ये इस गलत प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का मिलना, जल के साथ घुल करके नीचे पहुंचना और उसमें कार्बनिक पदार्थ यहां पे रुक जाए, बिल्कुल सही बात है। और उपमृदा क्यों बनी है, चट्टानों की वजह से, लेकिन चट्टानों की बनने की वजह से कार्बनिक पदार्थ रुका हुआ है, वो गलत है। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय वायु विलयन एरोसोल है, समुद्र नमक, खनिज कण, ब्लैक कार्बन, सल्फेट कण। अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको क्या करना है, इसको भी नोट कर लेना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करें इसमें एरोसोल की बात करते हैं, एरोसोल मतलब एयर, एयर की बात किया जाए, इसकी बात करते हैं एयर में हम क्या करें, इनको, इनका मिक्सअप, किसका मिक्सअप होगा, कि एरोसोल बनाएगा, ठीक है, मतलब गाढ़ापन होगा तो इसमें वायु में। एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे, एग्जाम्पल समझिए,
जो समुद्र किनारे जो घर होती बस्तियां होती हैं, इनके घर पे आप देखोगे ना, जो घर है, घर की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, इस पे आप देखोगे यहाँ पे नमक जमा होता है, नमक जमा होता है, ठीक है, लेयर होती है, आप ऐसे करो तो नमक 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 लगेगा आपको बरसात के टाइम में। वैसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र यहाँ है, समुद्र यहाँ है और समुद्र में होता है नमक। हवाएं जब इधर चलती हैं, ये पहुंच जाती है हवा के साथ, नमक भी क्या होता है, उड़ के इनके साथ जाता है, दिखाई नहीं देगा, और नमक क्या होगा, यहाँ पे इनकी दीवारों पे बैठता है, ठीक। वो जो नमक वाला वायु हुआ उसको बोलेंगे एरोसोल, ठीक है। उसमें इसमें से कौन सी मात्रा, समुद्री नमक, एक हुआ खनिज कण, एक हुआ ब्लैक कार्बन, एक होता है सल्फेट। अब यहां से अगर हम बात करें तो जो यहां से एक एग्जांपल मैंने लिया सी साल्ट का, ये तो एग्जांपल लिया कि हाँ यहां नमक जमा है, लेकिन ये तो हुआ समुद्र किनारे। लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे ओवरऑल किसकी बात करें, वर्ल्ड की, ऐसा क्षेत्र जैसे यूपी वाला पार्ट होगा, बिहार वाला पार्ट होगा, इन सब की बात करें तो इनमें समुद्र लवण नहीं है, समुद्री नमक के एरोसोल नहीं बनते हैं। जब इसमें हम खनिज कण की बात करें, मिनरल पार्टिकल्स, ये एरोसोल नहीं बना पाएगा। ब्लैक कार्बन बहुत हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा, ये भी एरोसोल नहीं बनाता। इसमें जो नमक मिलता है इन सब में, वो कौन सा होता है, सल्फेट होता है। नहीं पता होगा, ऑब्वियस है कि सल्फेट्स क्या है, तो सल्फर से बने होते हैं इसके ऑक्साइड्स, सल्फेट होते हैं। तो सल्फेट क्या करता है, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये सब अगर मिलते हैं हवा में, अगर अवेलेबल है, तो ये एरोसोल बनाते हैं। जिसमें एक आप एग्जांपल देखते होंगे किसका, एसिड का देखते होंगे। एसिड कौन सी, यहां से देखें तो एसिड एक आप लोग पढ़ते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4, ये सल्फेट से बना, ये सल्फेट से, तो ये इनके जो सल्फेट्स मिले होते एयर में, वो क्या बनाते हैं, एरोसोल्स बनाते हैं। एक क्वेश्चन और है, अभी लास्ट में आपको करवा दूंगा, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एरोसोल पे और मैं आपको करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, रुक जाइए, एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक मिनट, ये सेकेंडरी है, याद रखें क्या पूछा है आपसे, यहां पे क्या पूछा है, ये है सेकेंड, यहां से क्या पूछा, द्वितीयक। अगर प्राथमिक पूछा होता तो हम ये लगाते, प्राथमिक पूछा होता ये लगाते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, यहां से क्वेश्चन है, आप इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के प्राथमिक एरोसोल है, ठीक है, क्या पूछा है यहां से, प्राथमिक एरोसोल, ये दोनों याद कर लीजिएगा, प्राथमिक एरोसोल, प्राथमिक एरोसोल पूछा है यहां से, और एक तरफ क्या है, द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक है। तो प्राथमिक वाले में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, एक है सी साल्ट, ठीक है, समुद्री लवण, क्या पूछा है, समुद्री लवण पूछा है, और एक इसमें से ब्लैक, एक और है यहां से ब्लैक कार्बन, क्या है, ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन, ठीक है, ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं। सी है सल्फेट, क्या है, सल्फेट, और डी है नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट है, और ई है खनिज कण, ई है क्या, खनिज कण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें से इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक द्वितीय की अगर हम बात करें, यहां से जो आंसर होगा, अब देखिएगा आंसर है ए, बी और ई, ए है, बी है और ई है, ठीक है। ये जो सल्फेट और नाइट्रेट्स हैं, ये कैसे हैं, द्वितीयक है, ठीक। सल्फेट नाइट्रेट कहां से, तो ये आता है सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इनसे क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, जो बनता है अम्ल वर्षा में काम आती है, अम्ल वर्षा, ठीक है, वायु में बने रहते हैं, ये द्वितीयक एरोसोल कहलाते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषण है और ये द्वितीयक प्रदूषण के तौर पे है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, द्वितीयक है और बाकी सब क्या है, प्राइमरी है। भले से ये हवा में कुछ देर रह जाता है, लेकिन हैवी होता है, बैठ जाता है। इसीलिए आप शहरों में देखे होंगे, पेड़ पौधे पे अगर ये जमा होते हैं तो जल का छिड़काव करते हैं, ठीक है, जल का छिड़काव करते हैं। क्लियर है आप सबको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटमयी अपशिष्ट, इससे बताने आप लोग को, यार ये नोट्स नहीं है, ये बुक है, ये नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक है, ठीक है।
मेरी जो नोट्स है मेरे दिमाग में है, ठीक है। मेरे पास इन्वायरमेंट की जो नोट्स है वो मिल जाएगी आप सबको। नोट्स अगर चाहिए होगा इस पे जाओ आप लोग, जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स की है वो चाहिए अगर आपको उस पे, तो आपको जाना होगा इस पे टेलीग्राम चैनल पे, ई अड्डा विद सूर्यांक पे, ठीक है। इस पे चले जाइए, ब्रैकेट में लिखा होगा नेट जेआरएफ लिखा होगा, नेट जेआरएफ लिखा होगा। इसमें अगर आप नोट्स देखोगे, नोट्स का नाम इन्वायरमेंट से ही है, इन्वायरमेंट, और इसमें लिखा होगा उड़ान लिखा होगा, हिंदी में उड़ान लिखा होगा। इसको आप पढ़ोगे ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 50 MB की होगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो चीजें 50 MB ज्यादा MB की हो सकती है, आप देख लीजिएगा। ये वाली नोट्स जो है अच्छी नोट्स है, और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा ई अड्डा विद सूर्यांक पे, ठीक। चलिए और किसी कुछ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वो किसी कोचिंग का मैटर ही है लेकिन अच्छा है वो, ठीक है। इसका जवाब दें आप लोग। संकटमयी अपशिष्ट तरल या तरल अपशिष्ट तरल या ठोस होता है जिससे समष्टि पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है। केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशुओं के लिए घातक होता है। मानव के लिए विषाक्त, कैंसर कारक या उत्परिवर्तन म्यूटोजेनिक होते हैं। सी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होते हैं, अनभिक्रियाशील होते हैं, संक्षारक होते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन हमसे, संकटमयी अपशिष्ट तरल या ठोस होता है जिसमें समाविष्ट पदार्थों का किस रूप में जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो ये आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। फिलहाल पढ़ के आंसर करिए, ठीक है, पढ़ के आंसर करिए, बाकी फिर बताता हूं मैं। और hazardous waste is liquefied or solid that contains substance known to be। जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, अगर उनकी बात करें, केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशुओं के लिए घातक होते हैं, मानव के लिए विषाक्त, कैंसरजनक, उत्सर्जक होते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पर भी उज्ज्वलनशील होते हैं, अनभिक्रियाशील होते हैं, संक्षारक होते हैं। इसमें बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि पहली बात, ये अनअभिक्रियाशील कैसे हो सकते हैं। ये बिना क्रियाशील अगर नहीं रहेंगे, क्रियाशील अगर नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि ऐसे पड़े रहेंगे तो कोई हम पर नुकसान पहुंचाएगा नहीं, तो अनअभिक्रियाशील तो हो ही नहीं सकते। तो डी वाला कैंसिल करो, डी वाला कैंसिल करो और डी वाला कैंसिल करो। बी, सी और ई, बी, सी, ई और बी, सी, ए। लो यहां पे ऑप्शन मैच नहीं करवाया, ऑप्शन इसका सी, डी, ई, इस वाले में क्या है, बी, सी, ई, बी, सी, ई। एक मिनट रुक जाइए, अच्छा बुक में भी वही आंसर है तो उसने बंदे ने वही लगा दिया है, ठीक है। अब यहां समझते हैं आंसर, यहां से इस पे आते हैं बी, सी और ई पे। केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशुओं के लिए घातक होते हैं। ये क्या होते हैं, यहां से केवल, यहां से उच्च खुराक लेने पर मानव नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। मानव, ये क्या होते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। मानव के लिए विषाक्त, कैंसरजनक या उत्सर्जक होते हैं, म्यूटेंट होते, बिल्कुल हो सकते हैं। जब आप क्या करते हैं, जैसे यहां से आप देखे होंगे जो लौकी हम लोग खाते हैं, एक दिन में इतनी बड़ी होती है, दूसरे दिन आप पहुंच जाओ इतनी बड़ी हो जाएगी। मार्केट में कैसी मिल रही होती है, इसमें लगता है इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्या किया जाए, कीड़े से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें दवा का छिड़काव करते हैं, उसको अगर हम खाएंगे तो उसे भी हमको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो मानव के लिए विषाक्त, बिल्कुल सही बात है। अब एक आता है कि सी वाले के लिए क्या बोला जाए। अब ये सब फैक्ट होती है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो आप टेम्परेचर पे रहते हो गर्मी दिनों, उससे ज्यादा पे अगर जाए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम, अच्छा आगे पढ़ा नहीं मैंने, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होती है, ठीक है। मतलब 60 डिग्री से अगर नीचे भी अगर आप जाते हो, 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस तक इतना जाती है तो ज्वलनशील होती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा आपको कि जो केमिकल्स होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में छिड़काव करते हैं, उनका प्रभाव मानव पे क्या क्या होती है, ठीक।
और ये क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। संक्षारक को अगर हम लोग इंग्लिश से बोले तो क्या होते हैं, कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब ये हुआ कि जैसे मिट्टी है, मृदा है, मृदा की जो उर्वरता है, मिट्टी की उर्वरता है, उसको क्या ये घटा देता है क्या, तो मिट्टी की उर्वरता ऑब्वियस से घटाएगा। जब मिट्टी की उर्वरता घटाएगा तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, संक्षारक। तो ई वाला भी क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ई। ई वाला सही है। और इसी में देखें तो अभिक्रियाशील होता है, डी नहीं होगा। 60 डिग्री से कम उच्चतर ज्वलनशील होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, होता है। उसके बाद यहां से बात करें, मानव के लिए विषाक्त कैंसरजनक होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये केवल मानव के लिए नहीं और पशुओं के लिए नहीं, ये किसके लिए भी होता है, पर्यावरण के लिए भी होता है, मिट्टी के लिए भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुपोषणी झील पोषक तत्वों में समृद्ध होता है, अल्प जैविक पदार्थ होता है, उच्च सैविली पुष्पुटन होता है, विविध ऑक्सीजन समृद्ध होता है, मछली के उत्तरजीवी और अन्य जलीय जीवित के लिए एक्वेटिक लाइफ में कोई समानता नहीं होती। जल्दी से बताना है इसको आपको। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तभी तो करवा रहा हूं, ताकि आप लोग की नजर में आ जाए। ठीक है, आज से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, आराम से बैठ के घर पे एक बार वीडियो फिर देखिएगा। जो नहीं समझ में आ रहे उसको लिखिएगा, कुछ चीजें जो मैंने बताई उसको गूगल करके उसकी छोटी छोटी नोट्स बनाइएगा। और अगर आपका टेस्ट पेपर हो तो पूरे टेस्ट पेपर को 2022 के 21 के पलट के, जहां किसी क्षेत्र से रिलेटेड ऐसे रासायनिक तत्वों की बात की है उसकी एक जगह नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताएं जल्दी से, तभी क्वेश्चन पकड़ पाओगे आप। अब सोचो ये वाला जो पार्ट जिसके उसमें आया होगा, ये पांचों क्वेश्चन जिसके उसमें आए होंगे उसकी हालत तो खराब हुई होगी। ठीक है, अब ये वाला आसान है, ये आसान है। जल्दी से बताएं इसको। देखिए इसका आंसर अगर हम लोग देखें यहां से सी आंसर होगा अपना, क्या है, ए और सी। पोषक तत्व समृद्ध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अल्प जैविक पदार्थ होते हैं, अल्प जैविक पदार्थ कैसे होते हैं, हम लोग तो बोलते हैं ना, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होगा वो क्या होगा, काफी उच्च होना चाहिए। बी वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाला कैंसिल, बी वाला कैंसिल। अब यहां से सी डी ई ये बचा। में उच्च शैवाली प्रफुषण होता है, बिल्कुल। यूट्रिफिकेशन होता है, शैवाल अधिक मात्रा में फैलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सी वाला होगा। विलीन ऑक्सीजन में समृद्ध होता है, ऑक्सीजन समृद्ध कहाँ होगा, ऑक्सीजन तो डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो गया। मछली की उच्च उत्तरजीविता और अन्य जलीय जीवन के लिए कोई समान प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, तो गलत है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ए और सी होगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक वर्षा के जल को अम्लीय बनाता है, इसमें से कौन सा होगा जो इसमें क्या करेगा, वर्षा जल को अम्लीय बनाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं बाद में आप सब भूल जाओगे, या तो फिर मेरी बाद में आप लोग क्लास देख लीजिएगा। देखिए ध्यान दें, ये आंसर में अगर हम लोग आए यहां से ए होगा। ठीक है, यहां कुछ गलत है, नहीं यहां कुछ रॉन्ग है, ए सी और ई होगा। डी तो आंसर नहीं होगा इसमें, डी तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड होता नहीं है, डी होगा नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं वो बनाते हैं अम्ल वर्षा, और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल वर्षा बनाते हैं। सी और ई, सी और ई किस पे है, सी और ई यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें तो ये आंसर कौन होगा अपना, सी वाला आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन होगा, सी। आंसर क्या है, ये ए होगा, सी होगा और ई होगा। कोयला आप जलाते हो ना, कोयला, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ये चेंज होते हैं HNO3 में, और ये चेंज होता है H2SO4 में, और वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या करता है, अम्ल बनाता है। ठीक है, अम्ल बनाता है, ये तीनों होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस
कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस बतानी कौन सी होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख के बताइए जल्दी से। देखिए आंसर इसमें आते हैं, यहां से आंसर पे बी है आंसर। क्या है, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो हमने ये पढ़ा है, पृष्ठीय ओजोन पढ़ रखा है, अमोनिया, अभी रुक जाइए, अमोनिया पे बात करेंगे बाद में, CH4 है। यार ये सब आंसर, एक मिनट में यहाँ पे आंसर पहले टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ से मुझे लगा जल्दी करवा दूंगा, अब देखते हैं ये आंसर क्यों गलत है। अभी रुक जाइए कि आंसर पे हम नहीं जाते हैं फालतू में, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ देखिए आप लोग, पृष्ठ ओजोन होती है, बिल्कुल सही बात है, CH4 है, बिल्कुल सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने नहीं बताया है, ठीक है। ए और सी, यहाँ पे चले जाइए, ए सी, ए है और यहाँ पे सी है। अब यहाँ से बी की हम बात कर लेते हैं, और किसी में तो ए और सी है नहीं, यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे आते हैं बी, एक है अमोनिया, एक है अमोनिया, और इसमें अगर देखें एक है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये क्या बनाता है, अम्ल वर्षा बनाता है, अम्ल वर्षा, यहां से अम्ल वर्षा हुआ। अम्ल वर्षा के साथ ये भी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आंसर अपना क्या होगा, ए होगा, सी होगा और ई होगा। ए है, सी है और ई है, ठीक है, ए है, सी है और ई है। आज के आंसर भी थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये हमने पढ़े हैं, ग्रीन हाउस गैसेस दिखाती है ये इफेक्ट। उसके अलावा जो पृष्ठीय ओजोन है वो भी शो करता है, उसके अलावा जो जल वाष्प है ये भी शो करता है, ठीक है। तो इसमें तीनों में आए, कार्बन डाइ CH4 ये, तो ये मिल जा रहा है अपने आपको, ओजोन मिल जा रही है, ठीक है, तो ये तीनों है, ये आंसर होगा तीनों, ठीक है, ए सी और ई, ए सी और ई होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितना रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब आंसर कितने रॉन्ग है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचालित करने के बजाय ऊष्मा अवशोषित माध्यम को ही पंप करता है। सौर ऊर्जा यहां तक कि 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक सीमा तक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकता है। इसको बताना आंसर क्या होगा। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। देखें, यहां से अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट में, निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचारित करने के बजाय ऊष्मा अवशोषित करते हैं, अवशोषित माध्यम को ही पंप करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है, इसका उल्टा होगा, ठीक है। निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचारित करने के बजाय ये क्या करता है, ऊष्मा संचारित करता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ये ऊष्मा देता है। ये सौर ऊर्जा यहां तक कि 1000 डिग्री सेल्सियस से सीमा तक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकता है, तो स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही, तो यहां पे आंसर क्या होगा अपना, डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, रुग्ण भवन संचालन सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। मतलब जो घर है, घर के अंदर जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसका कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण, अंतरंग वायु प्रदूषण, अच्छा वो तो है ही, आंसर यही है, ठीक है। आप देख लीजिए, आंसर दे दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा होगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं घर के अंदर के जो प्रदूषण होते हैं उनकी अगर बात करें, तो रुग्ण भवन संचालन मतलब जो सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब बीमारी, ये होती है, ये किसकी वजह से होती है, यहाँ पे जो घर के अंदर प्रदूषण होते हैं, जैसे खाना बना रहे हैं तब धुआं उठता है, कुछ पका रहे हैं तब धुआं उठता है, वो सब की बात करें तो ये होती है, ठीक। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इन्वायरमेंट में कितना टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन आते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हो
वहाँ केमिस्ट्री जोड़ देता है ना, इसलिए कठिन हो जाता है, अदरवाइज इन्वायरमेंट कठिन नहीं है। तो आप क्या करें, उन सब क्वेश्चंस को उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लें, अलग अलग पेज, A4 शीट की पेज होनी चाहिए, 10 पेज बन जाएगी, या कॉपी हो तो 10 पेजेस अलग कर लीजिए, उसमें अलग अलग चीजें नोट कर लीजिए अलग टॉपिक के, जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे करते रहा करिए, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, कल मेरे साथ आप मिलिएगा, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय, हैव अ गुड।